हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। अब इसका मतलब क्या है? प्राइमरी मार्केट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं पैसा उठाने के, किस किस तरीके से वो पैसा मार्केट से उठाती हैं, उसी को बोलते हैं फ्लोटेशन। ठीक है। फ्लोटेशन मीन्स टू अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम दी प्राइमरी मार्केट। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सभी कंपनीज़ के पास टोटल 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और इन सभी ऑप्शंस के थ्रू वो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहला जो मेथड है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोस्पेक्टस के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टस एक तरह की बुक होती है और बहुत ही पतली सी बुक होती है, मैगजीन टाइप आप समझ सकते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है। अब इसमें कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं? देखिए, कंपनी एक तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसके अलावा उसका एड्रेस क्या है, कितनी ब्रांचेज़ हैं उसकी, और यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि उन्होंने शेयर के थ्रू कितना पैसा मार्केट से उठाने के लिए इस प्रोस्पेक्टस में बात की है, या अगर वो डिबेंचर से उस कंपनी के ऊपर कितना उधार है, कितने क्रेडिटर्स हैं उस कंपनी के, और वो कहाँ कहाँ उसका बिजनेस है। ये सारी डिटेल्स जो होती है इस मैगज़ीन में लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी इशू होता है, कंपनी अगर लोगों से पैसा मांगती है, तो कंपनी को ये इशू करना ज़रूरी होता है, प्रोस्पेक्टस ये बनाना, ये एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चले। तो इसी को बोला गया है स्टूडेंट्स ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब आप मान लेते हैं कि एक शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब आप शेयर के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कोई फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है। उसके बाद जैसे ही फॉर्म आपका एक्सेप्ट होता है तो कंपनी आपके पास ये प्रोस्पेक्टस भेज देती है। अब उसमें जितने भी शेयर्स वगैरह हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी के पास कितने अवेलेबल शेयर्स हैं, और उसके बाद आप उसको शेयर्स की पेमेंट करके उनको ख़रीद सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोस्पेक्टस काम करता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बेसिकली जैसे आप अभी तो 12th क्लास में हैं जब ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए अलग अलग कॉलेजेस के भी प्रोस्पेक्टस होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी प्रोस्पेक्टस होता है, वो आपको उसमें कॉलेज के बारे में जानकारी देती है। तो इसी तरीके से कंपनीज़ भी लोगों को जानकारी देती है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है कंपनीज इनवाइट्स पब्लिक टू अप्लाई फॉर इट्स सिक्योरिटीज़ थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट करती है और लोगों को बुलाती है, इनवाइट करती है, ताकि उस कंपनी में पैसा लगाया जा सके, और इसके लिए उनको एक प्रोस्पेक्टस को इशू करना होता है। दूसरा लिखा है द मोस्ट पॉपुलर मेथड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टस इशू करना सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, मोस्ट कॉमन यूज़ यही होता है। और कोई मेथड जो है वो सेकेंडरी पे आ सकते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस सबसे कॉमन और अच्छा मेथड होता है। अ प्रोस्पेक्टस इज़ अ डायरेक्ट अपील टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। तो ये प्रॉस्पेक्टस न्यूज़पेपर के थ्रू भी आपके पास पहुंच सकता है, मैगजीन्स के रूप में भी आ सकता है, कोई और एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी आ सकता है। लेकिन ये प्रॉस्पेक्टस जो है ये डायरेक्ट अपील होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट अपील्स भी होती हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन डायरेक्ट अपील मतलब कंपनी सीधा जो कॉमन मैन है या इंडिविजुअल है उनको इनवाइट कर रहा है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। ठीक है। हालांकि उसके पास और भी ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास, वो बैंक में जाके भी लोन ले सकते हैं, वो और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें जाके लोन ले सकते हैं। लेकिन वो ये रास्ता ना चुन के डायरेक्ट अपील का रास्ता चुन रही है और लोगों से पैसा मांग रही है। तो याद रखिएगा, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस वर्ड अगर आपको मतलब पता है तो ये सारी लाइंस तो आप खुद भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर दिस कंपनीज यूजेज द सर्विसेज ऑफ अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? अब कंपनीज जो होती हैं, कुछ नई कंपनीज होती हैं जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, या वो कंपनी अभी बिजनेस शुरू किया है उसने थोड़े दिन पहले। अब ऐसे में कंपनीज पे लोग कैसे भरोसा करें? हम अपना जो कीमती पैसा है, जो हमने टाइम दे के हमने कमाया है,
तो उसको हम ज़्यादा रिस्की जगह नहीं लगाना चाहेंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, कंपनी जो है खुद भरोसा बनाती है, लेकिन कभी कभी कंपनी को खुद भरोसा बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कंपनी बिल्कुल नहीं है, कंपनी चाहती है कि हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन लोगों को हम कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हमारे आइडियाज़ सही में काम करेंगे। तो उसके लिए वो हेल्प लेती है कुछ लोगों की। अब ये कौन से लोग होते हैं स्टूडेंट्स? इन्हीं को बोला जाता है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स बेसिकली गारंटर्स होते हैं, गारंटी लेते हैं, और ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं किसी एक पर्सन का कोई ब्रोकर है। ब्रोकर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो शेयर मार्केट से शेयर्स दिलवाते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, ये ब्रोकर्स ही होते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए तो आपको किसी ब्रोकर को कांटेक्ट करना होगा, और फिर यही ब्रोकर, इसी को अलाउड होता है, ये गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है, इसी को अलाउड होता है शेयर्स खरीदना। तो ये ब्रोकर आपको शेयर्स दिलवा देगा। ठीक है, अब कभी कभी आपको अगर कोई नई कंपनी की तरफ से शेयर का ऑफर आता है, तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको बताएगा कि आप इस कंपनी में भी पैसा लगा सकते हो। वो आपका भरोसा जीतेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने उसको फीस दी हुई है इस चीज़ के लिए कि आप हमारे कस्टमर्स थोड़े बनवाइए। उसके अलावा अंडर राइटर्स होते हैं। देखिए, अंडर राइटर्स कुछ ऐसी बैंक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी तो है, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई बोल दे कि हमारी गारंटी है कि आप इस कंपनी में पैसा लगाइए तो आपका पैसा सेफ रहेगा, तो लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एंटिटी है। और कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है जो कि अंडर राइटर बनने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई ऐसा इन्वेस्टर है, आप और मेरी तरह ही कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा लिया, करोड़ों में पैसा कमा लिया, अब वो वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा है और बहुत फेमस भी है मार्केट में। तो अगर वो व्यक्ति बोल देता है कि मैं भी इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, तो आप भी चाहें तो लगा सकते हैं, तो ये भी एक अंडर राइटर्स या गारंटर्स में आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये सब काम जो होते हैं ये फ्री में नहीं होते हैं, इसके लिए कंपनी को कुछ पैसे देने होते हैं, तो कि जो कि इनके फ्लोटेशन कॉस्ट में काउंट होते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे। द इशू इज़ रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंडिया में जो बेसिकली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। ठीक है, एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जो रेगुलर काम करते हैं इस चीज़ में, सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने में। तो कोई भी नई कंपनी है वो इन दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी ज़रूरी है। अब ये लिस्ट होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का पैसा सेफ रहे। कोई ऐसी कंपनी ना आए जो धोखाधड़ी करके लोगों के से पैसे तो वसूल ले और उसके बाद वो गायब हो जाए। है ना, आपने सुना भी होगा, कुछ ऐसे केसेस आए थे कि कंपनी जो थी वो लोगों से इन्वेस्टमेंट का पैसा तो ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाती हैं या विदेश चली जाती हैं। तो इस तरीके से लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए कुछ ऐसे कानून बन चुके हैं स्टूडेंट्स, ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का भरोसा कंपनी के ऊपर बढ़े। तो इस कानून के तहत जो भी कंपनी आती है, चाहे वो नई ही क्यों ना हो, उसको पहले तो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। और स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना इतना आसान नहीं है किसी कंपनी के लिए। इनको तो पहले 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कंपनी से, प्लस वो कंपनी रेगुलर प्रॉफिट में रही हो, परफॉर्मेंस उसकी ग्रो कर रही हो। तो इस वजह से ही बीएसई या एनएसई में रजिस्टर होता है, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है इस कंपनी में, तो उसी के बाद कंपनी लोगों से पैसा मांग सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों से पैसा नहीं मांग सकती कंपनी स्टॉक इशू करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये कुछ नए पॉइंट्स हैं जो कि इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। द प्रोस्पेक्टस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी। तो जो प्रोस्पेक्टस में चीज़ें लिखी हुई हैं या जो भी जानकारी दी गई है, उसके लिए भी एक कानून बना हुआ है कंपनीज एक्ट में। तो जो जो इस कानून में लिखा है, कंपनी को उसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को देनी होती है। कंपनी कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा नहीं सकती है। और सेबी की नज़र भी यहाँ पर कंपनीज पे बनी रहती है। सेबी आपने सुना ही होगा स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका नाम याद रखना, क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर
इसी की नज़र रहती है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों लोग मिलके काम करते हैं। प्राइवेट लोग बड़े फ्रीडम के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तभी बीच में आती है जब बीच में कोई धोखाधड़ी की गई हो प्राइवेट लोगों द्वारा, तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। तो इसीलिए हर एंटिटी के ऊपर एक गवर्नमेंट की एंटिटी बैठी है नज़र रखने के लिए। तो सेबी जो है ये शेयर मार्केट या सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट पे नज़र रखती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट में पहला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है, जिसमें हमने ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस की बात की है। तो कंपनी इस तरीके से पैसा मार्केट से उठा सकती है प्रोस्पेक्टस इशू करके। और भी तरीके हैं जिसके बारे में आने वाली क्लास में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।